नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक के बाद एक देश में अलग अलग जगहों पर होती बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं और दूसरी तरफ वो सियासी जंग जो देश में छिड़ी हुई है और तीसरी तरफ हाथरस में अभी भी इंसाफ का इंतजार। इंसाफ तो छोड़िए, आरोपों के घेरे में खुद डीएम आ रहे हैं। क्या वो पीड़िता के परिवार को पर दबाव बना रहे हैं? क्या उन्हें धमका रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हाथरस उत्तर प्रदेश, जहां से हमारे साथ हमारी दो सहयोगी जिन्होंने लगातार इस खबर को कवर किया है वो जुड़ रही हैं। हाथरस से हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी और हाथरस से हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे। तनुश्री पांडे ने ही रात में वो तस्वीरें सामने लाई थी जिसकी वजह से पूरे देश में लोगों ने ये महसूस किया कि प्रशासन लगातार मामले को दबा रहा है। तनुश्री ने रात के अंधेरे में वो वीडियो कैप्चर किया, कैसे बेटे की चिता प्रशासनिक अधिकारियों के घेरे में जलाई जा रही थी। उनकी पहरेदारी में चिता को आग के हवाले कर दिया गया। अंतिम संस्कार तक उस लड़की का नहीं हुआ था। आप दोनों के पास आएंगे, चित्रा और तनुश्री, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अब ये मामला सियासी हो चुका है। स्वाहा हुआ आज एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि राहुल गांधी अगर संवेदना प्रकट करने के लिए निकले थे तो आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी भारी भीड़ लेकर जाने की क्या जरूरत थी। ये भीड़, ये हंगामा, पुलिस का रोकना, एक्सप्रेसवे पर से ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वापस भेज दिया गया। लेकिन ये दिन भर का ड्रामा तो जरा देखिए। हाईवे पर हाई वोल्टेज हंगामा, हाईवे पर हाई प्रोफाइल सियासी ड्रामा, सड़क पर धक्का मुक्की, पटका पटकी, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ऐसा सियासी हंगामा शायद पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस के लिए निकले थे, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पर उनका काफिला रोक लिया गया। इसके बाद तो हंगामा खड़ा हो गया। राहुल प्रियंका के काफिले में मौजूद कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस धक्का मुक्की के दौरान राहुल गांधी जमीन पर भी गिर पड़े। मैंने उनसे कहा कि 144 का मतलब पब्लिक असेंबली नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब जो कांग्रेस वाले हैं इनको यहाँ रोक दूंगा, आप मुझे अकेला जाने दीजिए। मैं वो पब्लिक असेंबली नहीं होती है, 144 में अकेला आदमी चल सकता है। वो मुझे धकेल के गिरा दिया। राहुल प्रियंका के हाथरस कूच को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए राहुल गांधी के काफिले को आगे बढ़ने से रोका तो राहुल बोले कि वो अकेले हाथरस जाएंगे। जो आप कहेंगे मैं करूंगा। मैं हाईवे से उतर के अकेला जाऊंगा, 144 उस पर नहीं लगता है, तो आप मुझे अकेले हाईवे के साइड पे चलने दीजिए। एपिडेमिक में अकेले चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे अकेले चलने दीजिए, प्यार से मैं जाऊंगा। तैयार है। ऊपर 144 पुलिस अधिकारी राहुल गांधी को समझाने में लगे रहे, लेकिन करीब 3 बजे पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने राहुल को अपनी जीप में बिठाया तो कांग्रेस कार्यकर्ता जीप के ऊपर चढ़कर हंगामा काटने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद कई कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर गिर पड़े। अरेस्ट कर लिया गया है राहुल और प्रियंका को, और अरेस्ट करके पुलिस वहां ले जा रही है। लेकिन देख सकते हैं कार्यकर्ता जीप पे चढ़े हुए हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, गाड़ी को मूव नहीं करने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये स्थिति है और पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, देख सकते हैं पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। ये स्थिति बनी हुई है और ले गए हैं जीप। राहुल और प्रियंका को ले जाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा भी साथ में है, जीप को नहीं मूव करने दिया जा रहा है। चारों तरफ से कार्यकर्ता फिर आ रहे हैं। हल्की सी लाठीचार्ज भी पुलिस के द्वारा की गई थी। अब देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा कि लाठीचार्ज किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। राहुल जीप के भीतर बैठे थे और उनके सुरक्षा कर्मी और कुछ पुलिसकर्मी
गाड़ी से लटके हुए थे। पुलिस राहुल, प्रियंका, रणदीप सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी और केसी वेणुगोपाल को अंतर्राष्ट्रीय बुद्धा सर्किट हाउस ले गई। राहुल हाथरस जाने पर अड़े थे तो कांग्रेस कार्यकर्ता गेस्ट हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए। किसके कार्रवाई में, किसके दबाव में उन लोगों को बचाने का प्रयास किया गया? आजादी राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे थे, लाठीचार्ज किया गया, मारा गया। प्रियंका जी के ऊपर लाठीचार्ज, मेरे कार्यकर्ताओं का हाथ तोड़ दिया गया, तमाम लोगों को बुरी तरह मारा पीटा गया। दमन की राजनीति होगी, हम डरने वाले नहीं। मारो, लाठी चलाओ, जितना लाठी चलाना है हम सहेंगे और गांधीवादी तरीके से सड़कों पर आएंगे। कांग्रेस का सियासी ड्रामा दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ, जब राहुल गांधी और प्रियंका कार्यकर्ताओं के साथ 10 जनपद से निकले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हो गया था। राहुल और प्रियंका दोपहर 12:20 पर डीएनडी फ्लाईवे पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। राहुल बैठे हमारे साथ और राहुल गांधी की गाड़ी लगभग डीएनडी पे आ गई है, राहुल गांधी की गाड़ी कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है। आपको हम दिखाएंगे, इसी गाड़ी में राहुल गांधी बैठे हैं, इसी में अजय लल्लू बैठ गए हैं। राहुल और प्रियंका की मंजिल हाथरस थी। नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। हम आगे जाने के लिए कटिबद्ध हैं। जब तक हमारी बेटी को, एक गरीब वाल्मीकि दलित परिवार की बेटी को न्याय नहीं मिल जाएगा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। अगर पैदल जाकर किसी का दुख दर्द बांटना गुनाह है, किसी की पीड़ा में उसका साथ देना गुनाह है, तो सरकार बताए ना कि जब लड़की तड़पती रही, इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया, उस समय सरकार कहां सोई थी? कांग्रेस का काफिला ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ निकला, लेकिन पुलिस ने काफिला वहीं रोक लिया। सिर्फ एक गाड़ी को जाने की इजाजत दी। इस पर राहुल गांधी पैदल ही हाथरस जाने पर अड़ गए। हाथरस की निर्भया से हुई बर्बरता को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, लेकिन जिस तरह यूपी पुलिस ने आधी रात उसका जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया, उस पर सियासत सुलग रही है। कांग्रेस हाथरस की सियासी आग में अपना भी हाथ सेकने की कोशिशों में है और बीजेपी नसीहत दे रही है कि राहुल, प्रियंका हाथरस की जगह राजस्थान के पारा भी जाएं, जहां उनकी सरकार है और वहां भी गैंगरेप हुआ है। कुमार कुणाल के साथ अशोक सिंघल, ग्रेटर नोएडा, आज तक। तो कांग्रेस पार्टी ने हाथरस के बहाने अपनी राजनीति खूब चमकाई। भाई बहन हाथरस तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन रास्ते में जब वो ये लड़ाई चल रही थी, ये जद्दोजहद पुलिस के साथ, वहां पर हमारे सहयोगी ने प्रियंका वाड्रा से बात की है, सुनिए। Every single day such cases are happening. Yes. And the government, instead of taking action, instead of being sensitive towards the family of these poor girls, yes, is actually putting them through more pain. Yes. They're being kept locked up in their house. Can you imagine the plight of a father who cannot bring his daughter home for the last time? Yes. A father who is not allowed to cremate his daughter. आप हिंदू धर्म के रखवाले हैं, हिंदू धर्म के रखवाले हैं, और आपने ये स्थिति बना दी कि एक पिता अपनी बेटी की चिता नहीं जला पाए। ये कौन सा धर्म है? योगी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, उसके बाद से इतना बुलवाओगे तो मैं 100 किलोमीटर कैसे चलूंगी? तो प्रियंका गांधी से हमारे सहयोगी ने बात की और जिस तरह से चिता बेटी की जलाई गई आधी रात में, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। लेकिन दूसरी तरफ जांच के लिए एसआईटी पहुंच चुकी है हाथरस, और इन सब के बीच गंभीर आरोप हाथरस के डीएम पर लग रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है। डीएम साहब पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। वो कह रहे हैं मीडिया के लोग तो चले जाएंगे, हमारे साथ रहना है, बार बार बयान मत बदलिए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। भाई आपको सुनाते हैं, डीएम साहब पर ये वीडियो एक बार चलने लगा, फिर आरोप लगा कि ये तो धमका रहे थे, दबाव बना रहे थे पीड़ित परिवार पर। अपनी सफाई में क्या कहा है, सुनिए।
कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी की उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे, यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो, तुम पे कौन भरोसा? पापा पे बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। ये आपने पीड़िता की भाभी को सुना, वो साफ बता रही हैं कि डीएम साहब दबाव बना रहे हैं, बार बार हम लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। और इन सब के बीच अब डीएम साहब सामने आए हैं सफाई देने के लिए पूरे मुद्दे पर। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, डीएम हाथरस अपने वीडियो वायरल होने के बाद कह रहे हैं पीड़ित परिवार का दुख जानने के लिए गया था, जो बातें चल रही हैं उसका खंडन करता हूं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है डीएम साहब ने। पीड़ित परिवार के 6 जने, कुल 6 परिजन थे, उनके साथ बैठकर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वार्ता हुई और उन्होंने सभी मांगों पर सहमति दी और उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। और उसका हमारे पास पूरा जो बातचीत का है वो उसका वीडियो भी हमारे पास है। और उसके बाद भी मुझे आज जब पता चला कि पीड़ित परिवार किसी बिंदु पे खुश नहीं है, तो इसके लिए मैं आज उनसे मिलने गया था और 1.5 घंटे तक लगभग मेरी उनसे बातचीत हुई थी। और मैंने उनका यही जानने का प्रयास किया कि इनकी नाराज़गी का क्या कारण है, लेकिन इस तरीके से नकारात्मक जो खबरें चलाई जा रही है उसका खंडन करता हूँ। जिन प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और नियुक्ति ही इसीलिए होती है कि उस जगह पर इस तरह के अपराध ना हो, क्या वो अपराध ही छिपाने के लिए दबाव बना रहे पीड़ित परिवार पर? ये आरोप इस वीडियो के सामने आने के बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। चित्रा और तनुश्री दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके साथ शुरुआत करते हुए चित्रा, लगातार डीएम हो, एसपी हो, बस ऑपरेशन लीपापोती में इस हद तक आगे बढ़ गए कि पीड़ित परिवार को समझा रहे हैं कि मीडिया वाले लोग तो चले जाएंगे, हमारे साथ ही रहना है, बार बार बयान मत बदलिए। ये एक डीएम को कहने की जरूरत क्या है? मुझे लगता है कि इस तरह की बात सामने आने पर कोर्ट भी बड़ी गंभीरता से ऐसे मुद्दों को लेता है। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। और अगर आप गौर से सुनेंगे तो डीएम साहब आगे उसमें ये भी जोड़ते हैं कि पता नहीं कल मैं रहूं ना रहूं, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको भी यहां से ट्रांसफर का डर सता रहा है और इसी वजह से बार बार पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात कर वो आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम तो साथ हैं लेकिन मीडिया आज है और वो कर चली जाएगी। इस तरह के जब वीडियो सामने आते हैं तो यकीनन इस तरह के अधिकारियों पर सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस लड़ाई को लेकर है जिसकी आग में इस वक्त ये पूरा का पूरा परिवार जल रहा है। देखिए अगर डीएम जाएंगे और इंसाफ का वो भरोसा अगर उनके भीतर पैदा नहीं कर पाएंगे तो परिवार सवाल पूछेगा। यही कारण है कि एसआईटी की टीम आज सुबह सुबह पहुंची थी। कई घंटों तक लगातार परिवार वालों के बयान दर्ज किए गए, बाकायदा उसको लिखा गया, नोट डाउन किया गया, लेकिन उसके बावजूद परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार का कहना है कि मीडिया को आपने गेट पर रोक दिया, अंदर सबकी एंट्री बैन कर दी है, आप अकेले में हमसे क्या पूछना चाहते हैं? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि देखिए अब परिवार ये कह रहा है कि दरअसल हमको यहाँ के पुलिस प्रशासन पर भरोसा ही नहीं है, पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर भी है और कुल मिलाकर स्थिति जिस तरह की दिख रही है अंजना, वो अपने आप में यकीनन हाथरस से बहुत सारे सवाल खड़े करती है। तनुश्री, आपने प्रशासन की हर लीपापोती को लेकिन उजागर किया, रात के अंधेरे में कैसे बेटी की चिता को आग के हवाले कर दिया गया और अब तो मामला यहां पर पहुंच रहा है कि न सिर्फ डीएम साहब दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं बल्कि एडीजी साहब बाहर आकर ये बता रहे हैं कि रेप तो हुआ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अंजना, पहले दिन से हम देख रहे हैं सिर्फ आज तक का कैमरा वहां मौजूद था जब बिना फैमिली के परमिशन के बॉडी को, एक रेप विक्टिम के बॉडी को ले जाया गया। फैमिली का कोई वहां मौजूद नहीं था सदस्य और पुलिस ने खुद से ही उसको आग के हवाले कर दिया। तो ये होने के बाद आज एफएसएल की रिपोर्ट आई है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एक लड़की जो अपने डेथ बेड पे ये बयान देके गई है, जो बयान कोर्ट में भी एडमिसिबल है कि मेरे साथ
गैंग रेप हुआ है। एडीजी यूपी लॉ एंड ऑर्डर आज रिकॉर्ड पे आके कहते हैं कि रेप का तो कोई प्रूफ ही नहीं मिला है। तो मेरे ख्याल से एफएसएल की रिपोर्ट भी मायने रखती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मायने रखती है, पर कहीं ना कहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को इस केस की सेंसिटिविटी भी समझनी चाहिए थी। वो लड़की जो अब नहीं रही, उसने अपनी आखिरी सांस ली है और आखिरी सांस लेने से पहले उसने पूरी ये बात बताई है कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है। तो क्यों इस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उस बात को, उस लड़की की बात जो अब मर चुकी है, उसको झुठलाने में लगे हैं। इस तरीके की लीपापोती पूरे केस में चल रही है। अंजना, ये समझना बहुत मुश्किल है कि यूपी पुलिस ऐसा आखिर क्यों कर रही है और आखिर ऐसा कैसे वो कर सकती है। ये इंसानियत के खिलाफ है। अंजना, बिल्कुल, पीड़िता का जो भी आखिरी बयान होता है, अगर मौत हो जाए उसे डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जाते हुए एडीजी जब ये कह रहे हैं, एक ही दिन पहले परिवार की तरफ से परिवार को आश्वासन खुद मुख्यमंत्री ने दिया था कि जो धाराएं लगाई गई हैं उन सब पर कार्रवाई होगी। फिर ये दबाव के आरोप ये पहले दिन से इस पूरे केस में हो रहा है। डीएम की बात हमने आपको सुना ही दी, जिसकी वजह से शक लग रहा है कि लगातार वो परिवार पर दबाव बना रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे इस पूरे मामले में लगातार पुलिस हो, प्रशासन हो, दबाने की कोशिश में लगा रहा और अब सामने आकर कह रहे हैं कि गैंगरेप तो हुआ ही नहीं। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है। अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। सुना आपने? जी हाँ, ये हाथरस की निर्भया की आवाज है। अस्पताल में बुरी तरह घायल अवस्था में उसने पिछले 22 सितंबर को बताया था कि उसके साथ बलात्कार हुआ था और अब उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है कि लड़की के साथ तो बलात्कार हुआ ही नहीं था। ये बताने के लिए यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। इंडिपेंडेंट पत्रकार के द्वारा एफएसएल की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि लड़की से रेप नहीं हुआ था। रेप के बारे में कंक्लूसिव रिपोर्ट एफएसएल से आ गई है कि रेप के साइन नहीं है। तभी मैं ये बात आपको पूरी जवाबदेही के साथ बता रहा हूं कि उसके पहले भी कंक्लूसिव प्रूफ रेप का किसी डॉक्टर्स ने नहीं दिया था। तो क्या एडीजी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही हाथरस की वो बेटी झूठ बोल रही थी? एडीजी साहब फिर से सुन लीजिए इस बेटी की आवाज, जिसमें वो साफ साफ कह रही है कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। पुलिस प्रशासन शुरू से ही हाथरस कांड को दबाने की कोशिशों में जुटा है। इसके एक नहीं कई उदाहरण सामने हैं। 14 सितंबर को लड़की के साथ बर्बरता हुई और पुलिस ने छेड़छाड़ की मामूली धारा में रिपोर्ट लिखी। इसको लेकर हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने गैंगरेप के तहत केस दर्ज किया। बाद में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। हाथरस के एसपी ने तो बिना किसी आधार के कह दिया कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। मेडिकल असॉल्ट की बात, जो सेक्सुअल असॉल्ट की बात पीड़िता ने कही, तो डॉक्टरों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई। डॉक्टरों ने उसको कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उसको एफएसएल रिपोर्ट से टैली करेंगे, तभी वो उस पर कुछ पुख्ता राय दे पाएंगे। और जो प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने चोटों से इनकार किया है। पुलिस प्रशासन ने तो 29 सितंबर की आधी रात अंधेरगर्दी की सारी हदें पार कर दी। लड़की का शव दिल्ली से रात 1:15 बजे घर पहुंचा था। पुलिस लाश को फूंकने में जुटी थी। लड़की की मां पुलिस से गुहार लगा रही थी कि बेटी की एक बार सूरत तो देख लेने दो। गांव के लोग भी विरोध में खड़े हो गए। मीडिया भी सवाल पूछता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने हर फरियाद अनसुनी कर दी। सर, मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है? मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। चल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए। रात करीब 2 बजे लड़की के शव को चिता की लकड़ियों पर डाला और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। और अब यूपी पुलिस उधर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। पीड़िता का गला घोंटा गया था
उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मरीज का शुरुआती इलाज बहुत ही कमजोर तरीके से किया गया। पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि उसके गले को एक बार नहीं बल्कि कई बार दबाने की कोशिश की गई। उसके शरीर पर चोट के और भी निशान मिले हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जांच एजेंसियों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आगे की जांच की दिशा तय होनी है। लेकिन मौत की असली वजह विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। हाथरस की निर्भया की अभी विसरा रिपोर्ट नहीं आई है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी मौत किस वजह से हुई थी। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। एफएसएल की रिपोर्ट में रेप नहीं आया है, गैंगरेप पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन चित्रा त्रिपाठी वो बयान भी तो है पीड़िता का, जिसे डाइंग डिक्लेरेशन ऐसे केसेस में माना जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और उसी बयान के आधार पर पलट के ये सवाल इन अधिकारियों से जरूर पूछा जाना चाहिए। तो फिर किस आधार पे आपने 4 लोगों की गिरफ्तारी की? मामला तो रेप का, गैंगरेप का दर्ज किया गया है, 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। और बार बार इस बात पर जोर देने की जरूरत है क्या? क्योंकि एसआईटी तो पूरे मामले को अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, आज पहला ही दिन है। बार बार वो एफएसएल की रिपोर्ट दिखाकर दरअसल ये बताना चाहते हैं कि गैंगरेप तो हुआ ही नहीं। तो मोटिव साफ होना चाहिए कि आखिर खेत में उसको घसीट कर क्यों लेकर जाया गया था, उसके गले को दबाने की कोशिश क्यों की गई थी, उसके कपड़े फटे हुए क्यों थे, वो तड़पती हुई हालत में क्यों पहुंची हुई थी थाने में, जहां पर थाने पहुंचने के बाद भी कुछ यहां के लोकल कैमरों ने उसकी आवाज को रिकॉर्ड किया था, उससे बातचीत की थी और उसके बाद उसको अस्पताल लेकर जाया गया था। ये तमाम वो सवाल है। देखिए, लीपापोती का सीधा सीधा ये मामला दिखाई दे रहा है, जिस पर मुझे लगता है कि अब चूंकि मामले की जांच एसआईटी कर रही है, तो एसआईटी इस पूरे मामले को किस तरह से अपनी रिपोर्ट आगे बढ़ाती है वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन लीपापोती की कोशिश, पल्ला झाड़ने की कोशिश, ये बताने की कोशिश वो भी तब जब लड़की की डेथ हो चुकी है, जो हमारे बीच नहीं है खुद ये बताने के लिए कि क्या हुआ था। और उसका ये जो लास्ट वीडियो वाला बयान है वही मान्य होगा कोर्ट में। उसके आधार पर भी अगर एडीजी साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो अपने आप में इसको बेहद गैर जिम्मेदाराना, कम से कम यहाँ के शब्दों में जो हाथरस के लोग वो यही बता रहे हैं। अंजना, बिल्कुल, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। जल्दी से अपने दर्शकों को सुनाते हैं। सियासत भी बेलगाम चल रही है इस पूरे मुद्दे पर। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सिर्फ एक फोटो ऑप करने के लिए आए थे। इधर मायावती भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में तो कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों एवं अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है। और यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। खासकर इस सरकार में यहाँ की बहन बेटियां तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं सोच रही थी कि हाथरस के बाद ये लोग हरकत में आएंगे, लेकिन नहीं आए। और बलरामपुर की घटना जब मैंने आज सुबह न्यूज में देखी तो मुझे झकझोर दिया। मायावती जी, आप भूल गई कि दलितों के ऊपर 1000, ये हमारा नहीं रिकॉर्ड है, 1000 दलितों का उसमें खून हुआ है आपके दौरान। और आज आप हमें लेक्चर दे रही हैं। आप अपनी उंगली एक हमारे पे उठाएंगी तो आपके ऊपर 2 उंगलियां आएंगी, और आप ऊपर मुंह करके थूकेंगी तो थूक आप पे ही गिरेगी। मायावती जी को ये याद रखना चाहिए। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था यहां पे दुरुस्त की जा रही है। आप सबको याद होएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज कर रखा था। राजनीतिक इनका सफर है, ये इनका दृष्टिकोण है, यही इनके सिद्धांत हैं। और जो भाई और बहन चले हैं दिल्ली से, उनको जाना चाहिए था राजस्थान। राजस्थान तो गए नहीं। वहां पर मैं तुलना नहीं करता कि कभी, क्योंकि ये जो भी है, जहां भी हो, वो जघन अपराध होता है और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर जब आप बयानबाजी करते हो तो सरकार आपकी है, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा जी, आपकी सरकार है। वहां पर 2 बहनों के साथ 12 के अंदर
जो घटनाएं हुई है, घटना खाली एक जगह नहीं, 3 आपके बड़े शहरों में हो रही हैं और आप चुप हैं। ना आपका ट्विटर हिलता है, ना ही आपकी तरफ से बयान आता है और आप चल पड़े हैं उत्तर प्रदेश के लिए। जिस प्रकार गरीब दलित बेटियों के साथ कुकृत्य हो रहा है, जिस प्रकार से अनाचार और अत्याचार हो रहा है और जिस प्रकार से आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया गया है। किसी भी मुख्यमंत्री को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कितना भी दमन करें, वो सोनिया जी और राहुल जी को रोक नहीं पाएंगे। ये नेता एक तरफ, सियासत एक तरफ, सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हुए एक तरफ, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ इस पूरे मामले में आ सकता है, जो खबर हम आपको बता रहे हैं उसके साथ, क्योंकि अब इस पूरे हाथरस निर्भया कांड में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है। ये सबसे बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः पूरे मामले का संज्ञान लिया है। जिस तरह से एक के बाद एक गैंगरेप, एफएसएल रिपोर्ट में ही गैंगरेप से इनकार, डीएम के परिवार पर ही दबाव डालने का आरोप, वीडियो लगातार आज तक हम आपको दिखाते रहे हैं आज तक पर। इन सब के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इसी के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजा है। तो ये एक निर्णायक मोड़ हो सकता है पूरे मामले में, अगर हाईकोर्ट खुद अधिकारियों को नोटिस भेज रहा है। सभी को इसकी गंभीरता समझ में आएगी। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कोर्ट ऐसे मामलों में बहुत सख्ती रखता है कि आखिर कैसे पीड़ित परिवार पर ही दबाव कोई भी अधिकारी बना सकता है, जो वहां पर जिम्मेदारी जिसकी है सुरक्षा देने की और व्यवस्था को ठीक करने की। लेकिन अब आइए हम आपको दिखा रहे हैं 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें। ये सवाल आज की हाथरस ही नहीं, यूपी के कई जिलों में लड़कियों के साथ बलात्कार की वारदात सामने आई है। यूपी के बलरामपुर में एक छात्रा को अगवा करके रेप किया गया, जिसकी मौत हो गई। बुलंदशहर में घर में घुसकर पहले उसे अगवा किया, फिर रेप किया। अमेठी में भी एक निर्भया इंसाफ मांग रही है। यूपी के बागपत में एक रेप पीड़िता ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। इधर आजमगढ़ में एक 8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई। हमारी आखिरी बच्ची की विदाई, अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। यूपी में कितनी निर्भया, बलरामपुर, बुलंदशहर, अमेठी, आजमगढ़ में दरिंदगी। जैसे हमारे लड़की के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, उसका न्याय चाहिए। यूपी में आखिर ये क्या हो रहा है? कहां है कानून, कहां है एनकाउंटर करने वाली पुलिस? बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना ही है। यूपी में बेटियों को बचाना है। यूपी में आखिर ये क्या हो रहा है? यूपी में कितनी निर्भया? सवाल बेटियों की आबरू का है। उत्तर प्रदेश में कानून कहां है? बात बात पर एनकाउंटर करने वाली यूपी पुलिस कहां गई? वो सरकारी ताकत जो छोटे छोटे मामलों पर तुरंत एने से लगाती है और रेप जैसी संगीन वारदात को अंजाम देने वालों पर सिर्फ 376 का मुकदमा लिखकर कार्रवाई पूरी की जा रही है। यूपी में हाथरस की निर्भया के साथ गैंगरेप और हत्या पर हंगामा मचा हुआ है। उसका परिवार इंसाफ के लिए चीख रहा है। इस बीच सूबे के कई दूसरे जिलों से भी बलात्कार के मामले सामने आए हैं। बलरामपुर, बुलंदशहर, आजमगढ़, अमेठी, बागपत और फतेहपुर में बेटियों की इज्जत के साथ
खिलवाड़ किया गया। कहां है कानून व्यवस्था का डंडा? हकीकत तो ये है कि यूपी में हर दिन कोई न कोई बेटी दरिंदगी का शिकार हो रही है। और घटना के बाद पुलिस प्रशासन का सिर्फ एक जवाब होता है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में हाथरस की निर्भया ने दम तोड़ा और यूपी के बलरामपुर में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हो गया। मंगलवार यानी 29 सितंबर की सुबह वो लड़की फीस जमा कराने कॉलेज गई थी। शाम के वक्त एक रिक्शा चालक छात्रा को बेहोशी की हालत में उसके घर के पास छोड़कर चला गया। परिजन छात्रा को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही छात्रा की मौत हो गई। वहाँ से कराए के लौटी, एडमिशन पूरा रसीद वसीद सब रखा है, तो पता नहीं कहाँ किडनैप की। तब्बे तो ले गए, उकरे हाथ पैर सब तोड़ दीनों के पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारी बच्ची। हमारे बच्चे के साथ इतना बड़ा अत्याचार खुल की। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जैसे किला जीत लिया। इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम आपको बता दें कि बलरामपुर की निर्भया के साथ भी हाथरस की निर्भया जैसी दरिंदगी की गई थी। लड़की का बलात्कार कर पैर और कमर तोड़ दी गई और दाह संस्कार भी हाथरस की निर्भया की तरह आधी रात में भारी पुलिस फोर्स के बीच कर दिया गया। हालांकि लड़की के परिजनों ने कहा है कि शव का अंतिम संस्कार उनकी अनुमति से ही किया गया। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ सुजीत शर्मा, बलरामपुर, आज तक। मामला सुलगता ही जा रहा है। अपने ही घर में घिरी अब योगी सरकार। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के एक सांसद और एक विधायक दोनों ने ही अपनी ही सरकार के खिलाफ बात कही है। हाथरस कांड पर घर में घिरी योगी सरकार। एक सांसद, एक विधायक, बीजेपी सांसद किरीट सोलंकी ने सवाल खड़े किए हैं। कहा है यूपी पुलिस को होना चाहिए ज्यादा संवेदनशील। गाजियाबाद के लोनी के एमएलए ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। डीजीपी पर विपक्षी पार्टियों से मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी सांसद किरीट सोलंकी ने ये सवाल खड़े किए हैं और यूपी पुलिस को होना चाहिए ज्यादा संवेदनशील, ये बात कही है। हाथरस, अमेठी, बुलंदशहर, बागपत, आजमगढ़, फतेहपुर, रेप और गैंगरेप की एक के बाद एक होती घटनाएं ये सवाल आज खड़े कर रही हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर। कहा तो अपनी पीठ थपथपाते थे ये कहकर कि हम तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। एक के बाद एक रेप की ये वारदातें क्या कह रही हैं यूपी पुलिस के बारे में? अमेठी की निर्भया मांगे इंसाफ। बुलंदशहर की निर्भया को इंसाफ दो। बागपत की निर्भया मांगे न्याय। फतेहपुर में 6 साल की निर्भया से दरिंदगी। आजमगढ़ की निर्भया के दरिंदे बचने नहीं चाहिए। यूपी में बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है। पुलिस पता नहीं भांग की गोली खाकर सो रही है। ये पुलिस की सरासर बेशर्मी है। यूपी पुलिस बेहयाई का चोला ओढ़कर दरिंदों का तांडव देख रही है। बुलंदशहर में 14 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया गया। 29 सितंबर की रात लड़की के घर में घुसकर पहले उसे नशीला पदार्थ सुंघाया, फिर उसे अगवा कर लिया गया और इस तरह दरिंदगी की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाम को 4:26 पर पुलिस को पहली सूचना इस घटना के संबंध में कहीं से प्राप्त हुई। तत्काल क्षेत्राधिकारी नम्रता श्रीवास्तव और थाना प्रभारी कपूर मौके पर पहुंचे, जानकारी किया, पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भिजवाया, अभियोग दर्ज किया गया। रात में लगभग 1 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।
यूपी के बागपत में 29 सितंबर को एक नाबालिग रेप पीड़िता ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। आरोपी युवक रेप के बाद उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, बदनाम करने की धमकी दे रहा था। परेशान पीड़िता को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लिहाजा उसने जहर खा लिया। समय रहते उसे बचा लिया गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जी मैं खेत में जाती थी और मेरे नामर्जी के खिलाफ मेरे साथ गलत काम करता था वो। जो मैं उसको कहती थी कि मैं अपने घर को बतलाऊंगी या मैं और बताऊंगी, तो मैं कहता था कि अपने यार दोस्तों में सबको बतलाऊंगा, पूरे गांव में तो जब बदनाम कर दूंगा। इस वजह से तंग आकर मैंने जहर खाया। आजमगढ़ जिले में 30 सितंबर की शाम को एक 8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई। मामला जीएनपुर थाना अंतर्गत एक गांव का है। परिजनों ने मोहल्ले के एक युवक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। आजमगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। वारदात के वक्त 8 साल की मासूम वहां पर खेल रही थी। आरोपी उसे पहला फुसलाकर साथ ले गया और उसके साथ रेप किया। आजमगढ़ से राजीव कुमार के साथ मुकुल शर्मा, बुलंदशहर, आज तक। लेकिन देश का सिर तो शर्म से इसलिए झुक रहा है क्योंकि राज्य दर राज्य इस तरह की वारदातें हो रही हैं और मुख्यमंत्री राजस्थान के बता रहे हैं कि मेरे राज्य में जो रेप की घटनाएं हुई हैं वो उतनी बुरी नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। यहां पर लेकर आ गई है देश की सियासत इतने गंभीर मामलों को। राजस्थान के 12 में 2 बहनों के साथ गैंगरेप हुआ और सीएम गहलोत क्या कह रहे हैं, देखिए। जबरदस्ती लेके गए थे। आदम खाया था, मैं कहता मम्मी पापा को सबको मार देंगे। ऐसे तो 2-3 थे पर ऐसे पता नहीं है कौन। बेहोश कर देते थे, गोली दे देते। राजस्थान के 12 गैंगरेप कांड की दोबारा होगी जांच। फांसी दो, फांसी दो, हाथरस के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। 12 गैंगरेप कांड पर चल पड़ी है तगड़ी सियासत। क्या 12 की पीड़ित लड़कियों को धमकी दी गई? क्या जानबूझकर गैंगरेप के केस को रफा दफा किया गया? क्या पुलिस ने गैंगरेप पीड़ित लड़कियों पर दबाव बनाया? राजस्थान के 12 में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप होता है। 18 से 21 सितंबर तक 2 लड़के 2 नाबालिग लड़कियों को कोटा, जयपुर और फिर अजमेर ले गए, जहां दोनों लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया। लेकिन आरोपी पकड़े जाने के बावजूद छोड़ दिए गए और लड़कियों को सखी केंद्र भेज दिया गया। साथ ही पुलिस हेडक्वार्टर ने बयान जारी करके 2 नाबालिग लड़कियों के साथ हुए गैंगरेप का खंडन कर दिया। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि दोनों लड़कियों ने अपने 164 के बयानों में स्पष्ट किया है कि उनके साथ रेप नहीं हुआ। दोनों लड़कियों की मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। कितने जने थे बेटे? पहले 2 ही थे, फिर पता है 2-3 और आए थे। सबने गलत काम किया? हाँ। कितने लोगों ने किया? वो 3-4 लोग आए थे बाहर। फिर क्या हुआ? फिर कैसे घर पर तुमने पता नहीं क्यों पूछा नहीं पापा वगैरह को? फोन क्यों नहीं किया? क्या धमकी देते थे वो? मम्मी पापा को मारने की। नहीं तो फोन करके बुलाया क्या था? मैं मुंह पे कपड़ा डाला था, घर पे आके। कितने लोगों ने गलत किया तुम्हारे साथ में? ऐसे तो 2-3 थे पर ऐसे पता नहीं है कौन। बेहोश कर देते थे, गोली दे देते। दोनों साथ थे तुम? क्या अलग अलग कमरे में थे? नहीं, दोनों बहनें थे साथ में पढ़ो। लेकिन अब इस गैंगरेप कांड में नया मोड़ आ गया है। राजस्थान 12 रेप कांड में बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर फिर से मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए जाएंगे। पीड़ित लड़कियों ने कहा है कि वो अपना बयान बदलना चाहती हैं। अब बीजेपी इस मुद्दे पर राजस्थान की गहलोत सरकार को घेर रही है। 12 में 2
पूरी तरह से सियासी हो चुका है। यहाँ पर लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बलात्कार हुए हैं उसमें इंसाफ की मांग कर रहे हैं। क्या किस तरह से आपको लगता है यहाँ पर पुलिस की कोताही रही है? देखिए, जो अपहरण कांड और जो दुष्कर्म का कांड 12 में हुआ है 18 तारीख को, उसके विषय में इतना ही कहना है कि प्रशासन पूर्ण रूप से उन जो अपहरण करने वाले हैं और जो दहशतगर्दी फैलाने वाले उन लोगों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि कोतवाली में 161 के बयानों में उन नाबालिग बच्चियों के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि हमारा अपहरण हुआ है और हमारे साथ अनैतिक कार्य हुआ है। आपको लगता है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है? 100% दबाव में काम कर रही है। राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान भर में जिस प्रकार के बलात्कार और गैंगरेप के मामलों को दबा रही है, वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यहाँ भी 12 में भी ताकत के बल पे परिवारजनों को और लड़कियों को जो नाबालिग बालिकाएं हैं उनको दबाव बनाकर अदालत में जिस प्रकार से 164 का बयान बदलाया गया है, निश्चित रूप से राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार इस मामले को दबाना चाहती है। लेकिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ट्विटर पर सफाई दे रहे हैं। उन्होंने हाथरस गैंगरेप को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि दुर्भाग्य से राजस्थान के 12 में हुई घटना को हाथरस की घटना से तुलना की जा रही है, जबकि 12 में बालिकाओं ने स्वयं मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयानों में अपने साथ ज्यादती नहीं होने एवं मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही। बालिकाओं का मेडिकल भी करवाया गया। जांच में सामने आया है कि लड़के भी नाबालिग हैं। जांच आगे भी जारी रहेगी। लेकिन अब दोबारा से लड़कियों के पिता ने आरोप लगाया है कि बच्चियों पर दबाव डाला गया था और माता पिता को मार डालने की धमकी दी गई थी, जिसकी वजह से मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बयान बदला था। सामने आश्वस्त किया पूरा जो दो मेरे साथ दुर्घटना हुई वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं जी, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी हमारे साथ, कुछ धोखा किया है। महिला थाना की पुलिस ने धोखा किया है हमारे साथ, कोई कार्रवाई नहीं की। अब इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर जब पुलिस के सामने 161 के बयान में लड़कियों ने गैंगरेप की बात कही थी, तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने वो कैसे पलट गई? जब बच्चियों ने कहा था कि हमारे साथ बिना मर्जी से उन्होंने बलात्कार किया है, तो फिर 164 के बयान आपने क्यों लिया? कहीं बचाने की कोशिश तो नहीं थी? जी नहीं, 164 के बयान कराना एक मैंडेटरी प्रोविजन है, इट इज ए लीगल प्रोविजन। और हर केस में जिसमें भी महिला संबंधी अत्याचार होते हैं उसमें 164 के बयान मैंडेटरी है एंड दैट हैज टू बी डन विद इन 48 आवर्स। और 164 के बयानों के जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो किसी भी दूसरे बयान या किसी भी दूसरे एविडेंस से बहुत ज्यादा महत्व रखती है, बिकॉज वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब खुद अपनी प्रेजेंस में बयान लेते हैं और बयान लेने से पहले मजिस्ट्रेट साहब ये इंश्योर करते हैं और इस बाबत उसमें उनके बयानों में टिप्पणी भी होती है कि भाई बयान लेने से पहले ये एसर्टेन कर लिया गया है, इंश्योर कर लिया गया है कि जो बयान दे रहे हैं वो किसी प्रकार के किसी ड्यूरेस में नहीं है, किसी परेशानी में नहीं है और किसी अच्छे मतलब प्रॉपर होश आवास में है और बयान देने के काबिल हैं, सक्षम है। 12 गैंगरेप कांड पर फिलहाल तगड़ी सियासत चल रही है। बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। शरद कुमार, 12 आज तक। और अब आइए आपको लिए चलते हैं मुंबई और मुंबई की ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर आज निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप से पुलिस ने पूछताछ की है। दरअसल अभिनेत्री पायल घोष ने उनके खिलाफ वर्सोवा थाने में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। आज उनसे पूछताछ हुई। उन्होंने मुझे कुछ ऐसे फिल्म चला दिया और उसके बाद चीजें ठीक नहीं रही। अनुराग कश्यप पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। यौन शोषण के आरोप में अनुराग कश्यप से पूछताछ। ये भी बताया कि मैंने मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज्यादा। अभिनेत्री पायल घोष ने लगाया अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप। अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर रेप का संगीन इल्जाम लगाया तो उन्हें मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुला लिया गया।
अब अगर अनुराग कश्यप पर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि पाल घोष ने अनुराग पर आरोपों का पुलिंदा सा बांध दिया था। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।